हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द सेशन। पार्ट 2 सर, पार्ट 1 कौन सा बनाया बताओ तो यार, ऐसे डराते क्यों? बता देखो, हमने बनाया था पार्ट 1 किसका, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द जीपी का। वहां पे हमने कॉन्सेप्ट को समझा, कुछ 10-12 एग्जांपल को सॉल्व किया और उसके बाद फिर सेशन को खत्म किया। नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला हुआ है, जाके देख लो, आपको वहां से वो वीडियो दिख जाएगा। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, इसी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी या फिर सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कहां? आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे सारे लेक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, वेबसाइट से या फिर हमारी ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज करो, कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। कभी मांगा क्या कुछ? हाँ, एक गुरुदक्षिणा में हर सेशन में मांग लेता हूँ, तो इस बार भी बोल ही देता हूँ क्योंकि अब कस्टम बन गया है, तो भैया रिवाज को अपन को भूलना नहीं चाहिए। तो वो डिमांड ये है या वो गुरुदक्षिणा ये है कि यदि आप हमारा कोई सेशन देखें, किसी भी टीचर का, किसी भी सब्जेक्ट का, और वहां से कुछ लर्न करें, तो उसे शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि वो भी पढ़ सकें, वो भी आगे बढ़ सकें। क्योंकि भैया अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे, और अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। कुल मिला के जब अपनी सोसाइटी अच्छे से पढ़ेगी लिखेगी तभी देश का विकास होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ। चलो एग्जाम्पल 13 से अपन शुरू कर रहे हैं। सर शुरू तो पहले से होता है, वही बात पहले से लेकर 12वें तक पिछले सेशन में कवर हो चुके हैं यजमान। यदि आपने नहीं देखे हैं तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देख लीजिए, लिंक है आपके पास, वहां पे इजीली पहुंच जाओगे। हम शुरू करते हैं यहाँ के मेन मुद्दे को। इस टाइप के सवाल बहुत बार एग्जामिनेशन में देखे गए हैं और इसमें जीपी का कॉन्सेप्ट लगता है, पर उसके पहले थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हार्डवर्क करना है। वो कुछ इस प्रकार कि सबसे पहले तो एक काम करो, सेकंड वाले क्वेश्चन को छुपा दो फॉर नाउ। ठीक है, चलो भैया, क्योंकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन फर्स्ट वाले सवाल पे होना चाहिए। तुम भी छुप जाओ मेरे लाल नंबर, जो भी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ हमारे मूल प्रश्न पे। अरे इरेज कैसे हो गया, इतनी मेहनत से किए थे, इरेज कर दिया। चलो भैया, मूल प्रश्न जो है हमारा उसे देखो, 5 + 50 5 + 5 5 है। अब मेरा जो पूरा मेहनत लगेगा वो इस जनाब को जीपी में कन्वर्ट करने में लगेगा। अब देखो कैसे कन्वर्ट होती है, जादू कैसे होता है। सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूंगा। जैसे ही मैंने 5 कॉमन लिया, अंदर क्या आया सर, 1 + 11 + 1 1 1 एंड प्लस एंड सो ऑन टिल वेयर इट इज गोइंग, एन टर्म्स बोल रहा है बेसिकली। ठीक है, सेकंड में क्या कर रहा हूं, इसको इस पूरे ये जो है ना हमारा, ये जो पूरा सेटअप है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 9 से। अब ये 9 जो अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसको बैलेंस करने के लिए 9 से करूंगा डिवाइड। रिजल्ट में क्या मिलेगा मुझे, रिजल्ट में मुझे मिलेगा 5/9 और ब्रैकेट के अंदर 9 + 99 + 999 एंड सो ऑन। और ये क्यों किया, ये आपको अब अगले स्टेप में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिएगा ध्यान से। 9 को आई कैन ऑल्सो राइट एज व्हाट, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 10 - 1, राइट जी सर। 99 कैन बी रिटर्न एज 100 - 1, एब्सोल्युटली राइट, यस सर। 999 कैन बी रिटर्न एज 1000 - 1, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया, सबको कहीं से मतलब कैसे भी करके कुछ 10 की पावर के साथ खेलने का प्रयास किया है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और अगर रिफाइन करूं और जीपी के इसको करीब लेके जाऊं, तो देखो मैं क्या बोलूंगा, सारे जो 0 0 वाले टर्म्स हैं ना उनको इकट्ठा कर लो। तो 10 + 100 + 1000 प्लस यहाँ पे सो ऑन, और ये जो सारे 1 वाले हैं इनको अलग इकट्ठा कर लो। तो इनको जब आप इकट्ठा करोगे तो ये हो जाएंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर 1 + 1 + 1 एंड प्लस यहाँ पे सो ऑन। तो जो बाहर का माइनस साइन है वो सबके नेगेटिव वाले एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसको भी मैं अगर लिखूं एग्जैक्ट जीपी के फॉर्म में, तो दिस इज 5/9। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 10 की पावर 1 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब एंड सो ऑन। और ये माइनस में कहा जा रहा है, तो ये अपने एक ब्रैकेट में आ गया कि भैया ये एक जीपी बन गई। माइनस यहाँ पे मैं करूंगा, ये 1 कितनी बार है, तो सर n टर्म्स चल रहा था, तो इसको हम लिखेंगे 1 × n। ठीक है,
ये अपन ने थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दिया कि पूरा कौन लिखेगा लिस्ट भैया। चलो इतना काम होगा, मतलब बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज डन। अब केवल इधर पे जहां पे ये जीपी जैसा कुछ दिख रहा है वहां पे जीपी का सम का एन टर्म्स का लॉजिक लगना है। तो आपने लिखा 5/9 क्या है भैया जीपी का फॉर्मूला, सर इन ब्रैकेट के अंदर लिख दो भैया ताकि कुछ गलत ना हो जाए। तो सर जीपी में होता है a देन r पावर n माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1। अभी तो क्या को इसका अगर आप निकालोगे कॉमन रेशियो तो 10 आएगा, स्क्वायर डिवाइड बाय 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 करोगे तो 10 आएगा। तो एक आपका r आ जाएगा 10 माइनस n कर दोगे आप यहाँ पे, क्योंकि 1 इंटू एन इज n। इसको फर्दर थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5/9। यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो ये 10 है इसको आप अभी के लिए तो ऐसे ही रखो, ये अंदर भेज भी दोगे तो 10 पावर n प्लस 1 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, होल डिवाइड बाय 9 माइनस n। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 5/9 अंदर यहाँ पे आया 10 पावर n प्लस 1। n प्लस 1 कैसे आया आपको याद आया, सर 10 पावर n है, बाहर से एक अंदर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 9n, ये हमने ले लिया LCM होल डिवाइड बाय 9। अब सवाल क्या हो गया हमारा, जो 9 यहाँ अंदर था वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/81 और अंदर ब्रैकेट के आप लिखोगे इन अरेंज्ड मैनर 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस वुड बी समथिंग लाइक दिस। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पार्टीशन खींच देते हैं। गुड टू गो, यस सर। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट भी होगा जो हम अभी सॉल्व करेंगे। मैं आपको होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, चिंता मत करो, स्क्रीन को तो क्लियर कर दूं भाई, इतना तो मेरे पे एहसान कर दो। चलिए सेकेंड वाले पार्ट को थोड़ा और यूनिक वे में सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो सेकेंड वाले पार्ट में क्या होगा। सबसे पहले जैसे आप इसमें से 6 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा सर 0.1 प्लस 0.11, ठीक है, प्लस 0.111 है ना, ऐसी कुछ बचेगा एंड यहाँ पे प्लस करोगे एंड सो ऑन की ओर आगे बढ़ जाओगे। सर क्या इसमें भी हम 9 से मल्टीप्लाई करें? ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है वो डिसीजन तो अपन आगे जाके लेंगे, क्योंकि इसको कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो ये 6, ये पहले काम करते हैं पिछले स्टेप में लिख लेते हैं, क्योंकि देखो प्रोसेस मोरलेस सेम ही रहेगा। यहाँ पे इंटू 9 और यहाँ पे अपॉन 9, तो वो मल्टीप्लीकेशन और ये डिवीजन बैलेंस हो गया। 6 और 9 पुराने दोस्त हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इधर आप लिखोगे 0.9 प्लस 0.99। देखो आपका जो एजेंडा होता है ना इसे मल्टीप्लाई करने का, इनका एक बेसिक फंडा यही रहता है कि आपको सिमिलैरिटी चाहिए होती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। यहाँ पे आपने किया प्लस, यहाँ पे लगाया आपने 3 डॉट। अब यहाँ देखो क्या मिलेगा आपको, तो सर यहाँ मुझे मिलेगा अगले स्टेप में अगर मैं लिखूं तो एक तो 2/3 यहाँ चलते रहेगा, इधर मैं 0.9 को लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.1। इज दिस क्लियर? जी सर। सेकेंड वाले को मैं क्या लिखूंगा, सेकेंड वाले को मैं लिखूंगा प्लस 1 माइनस 0.01, ठीक है। थर्ड वाले को प्लस 1 माइनस 0.001, ठीक है, और यहाँ पे प्लस एंड 3 डॉट्स। चलिए ये क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो 2/3 एज इट इज, सारे 1 को एक जगह इकट्ठा कर लो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 सारे पॉजिटिव हैं एंड सो ऑन टिल ये कहाँ तक जा रहा है, n टर्म्स तक, तो वो हमने ब्रैकेट में डाल दिया। ये सारे 0.1 को माइनस साइन के साथ इकट्ठा कर लो, माइनस किया आपने तो ये हो गया 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 एंड यहाँ पे सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी इसमें जीपी वाला जो अपना फील है वो नहीं आ रहा है, थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो तो 2/3 एज इट इज, ये 1 जो है इसको आप लिख दोगे 1 इंटू n, दैट इज n क्लियरली। इधर जो माइनस के बाद वाली वैल्यू है उन पे जरा ध्यान देना। व्हाट इज 0.1, तो वो हो जाएगा 1/10, ठीक है। व्हाट इज 0.01, तो हो जाएगा 1/100, ठीक है, प्लस 1/1000। अब आ रही है आपको थोड़ी थोड़ी जीपी की स्मेल। हाँ जी सर, अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, शुरू होना। ऐसे ही होता है ना भाई, जैसे गाजर का जो हलवा होता है वो एकदम गैस पे रखते ही थोड़ी स्मेल देने लगता है गाजर के हलवे, तो जब पूरा उसमें मलाई दूध सब पक जाता है, पूरा हो जाता है,
उसके बाद ही बढ़िया अपना असर दिखाता है, ठीक है ना। सर ये पढ़ाई के टाइम पे खाने की चीज़ों के नाम लोगे मतलब आपको पाप पड़ेगा, सॉरी भैया अब क्या करें, हम भी हैं थोड़े से पेट के पुजारी आदमी, तो खाना अपने दिमाग में हमेशा रहता ही है। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हुए 2/3 बाहर एज इट इज, ठीक है, उसके यहाँ पे अंदर आ गया ब्रैकेट के अंदर n माइनस, अब इसको मैं अगर जीपी वाला एग्जैक्ट फील दूं तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस यहाँ पे सो ऑन के लिए 3 डॉट लगा के हमने पूरा दरवाज़ा की वड़वा लगा दिया, ठीक है, दरवाज़ा लगा दिया बेसिकली कि सारे ब्रैकेट कवर हो जाने चाहिए तो आप इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट डाल के यहाँ कर्ली ब्रैकेट या फिर कोई और ब्रैकेट, जो भी डिज़ाइन आपको ठीक लगता हो यार, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। चलिए जैसे आपको ठीक लगे, ये समझ के आ गया। तो 2/3 कंटिन्यू होगा, ठीक है सर, उसने तो कुछ किया नहीं है, और यहाँ पे आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट, n कंटिन्यू होगा माइनस, अब यहाँ पे आएगा आपका टेस्ट, जीपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला, लेकिन इसमें जो जीपी है उसमें r की वैल्यू है 1 से कम, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा सर अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो वो लगेगा a दैट इज 1/10 a इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर कितना, 1 माइनस 1/10 की पावर हो जाएगा n, क्योंकि यही अपना r है, आप चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है, और दिस इज देन डिवाइडेड बाय फर्दर, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय सर 1 माइनस 1/10, ठीक है, और ये हमारा लाल ब्रैकेट आएगा अब इसको क्लोज करने के लिए मामले को, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं, देखते हैं जितना हम कर पाएंगे। तो 2/3 यहाँ पे अंदर आ गया n माइनस, यहाँ पे आप करोगे तो एक काम करो, ब्रैकेट्स को कंफ्यूज नहीं करना, तो ये हो जाएगा इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आप करोगे 1/10, ठीक है, और इसके अंदर अब आप लिखोगे 1 माइनस 1/10 की पावर n, ठीक है, क्लियर, गुड टू गो, क्योंकि जो n की पावर है भैया वो अंदर जाएगी तो 1 इंटू n इज n, और इसको एक काम करते हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ऐसे लाइन लगा के यहाँ पे आप लिखोगे 10 माइनस 1/10, ठीक है ना। जो नीचे का डिनोमिनेटर है मैं उसको सॉल्व कर रहा था। चलिए थोड़ा फर्दर आगे बढ़े, 2/3 बाहर अभी भी चल रहा है, बाहर वाला n ये जो है ये अभी भी चल रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं अब तक, माइनस इस ब्रैकेट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है, इधर हो जाएगा, अगर आप इसको एलसीएम ले लोगे तो 10 पावर n माइनस 1/10 पावर n, इज दिस क्लियर जी, दिस इज फर्दर डिवाइडेड बाय 9/10, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन, जब तक अपन पूरा कर नहीं लेंगे तब तक अपन हार मानेंगे नहीं, आपको पता है n माइनस, अब आप यहाँ पे करोगे तो 1/10, ये क्या हो जाएगा सर 1 इंटू, तो ऊपर तो आ जाएगा 10 की पावर n माइनस 1, नीचे आ जाएगा अगर आप देखोगे तो 10 इंटू 10 पावर n। अब आप बोलोगे सर इसमें ऐड क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी देखो क्या होगा ये कि इंटू क्या होगा, नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, तो आप लिखोगे 10/9, जो पहले 9/10 था वो देखो डिवीजन वाले साइन की जगह मल्टीप्लीकेशन वाले साइन में आ गया, मतलब रेसिप्रोकल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, सर हमारे पास बच रहा है अब 2/3, अभी भी ब्रैकेट के बाहर ही विचरण कर रहा है बेचारा, ब्रैकेट के अंदर अब मेरे पास है n माइनस, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दूं और फाइनल अपने स्टेप तक ले आऊं तो 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 9 इंटू 10 पावर n, ठीक है, इज दिस क्लियर जी सर, क्या इतना आपको मामला समझ में आ गया, हाँ जी सर, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप चाहें तो 9 इंटू 10 पावर n को n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की ओर आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज इतना भी छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। चलिए चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 10 पावर n जो है अपना वो तो सॉल्व होने से रहा भैया, उसका तो कुछ खास लुकआउट मेरे को तो नहीं दिख रहा है, तो मैं उसका क्या ही करूं, ठीक है। चलिए तो लगभग इतने को अपना सॉल्यूशन मान के थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 9n माइनस 1, ठीक है, फिर एक और माइनस 1, नीचे 3 इंटू 9 हो जाएगा 27, ये इंटू 2 है, कितना ही कर लोगे। चलो
आपकी इच्छा अनुसार देख लेते हैं। चलो मैं अब यार कोई किसी को बुरा क्यों लगे कि सर आपने तो पूरा सिंप्लीफाई किया ही नहीं, हमारा तो दिल टूट गया। तो इस वाले पार्ट को जहाँ पे मैं इसको जीपी बना रहा था उस वाले पार्ट को पूर्णतः इरेज कर देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ खास ज़रूरत अब इसकी है नहीं। तो चलो यहाँ देखो 2/3 ब्रैकेट के अंदर लिया आपने एलसीएम, तो आपको मिलेगा 9n इंटू 10 पावर n, ये आ गया मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10 पावर +1। अब ये +1 कहाँ से आया सर, वहाँ तो माइनस था मेरे लाल, ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -10n हुआ, ये माइनस साइन -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +1। तो बस हमने भी वही लिखा है, और ये होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि आपने एलसीएम ले ही लिया है तो आप लिखोगे 9 इंटू 10n। अब आप अगर चाहें तो सारे वेरिएबल जो ये नंबर वाला पार्ट है इसको बाहर भी लिख सकते हैं। तो 2/27 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से अगर आप 10n कॉमन लेना चाहें तो आपको अंदर मिलेगा 9n - 1, यहाँ आ गया +1 होल डिवाइड बाय 10n। कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, कुछ किताबों में पता है क्या होगा, कुछ किताबों में इसी का एक वर्जन होगा जिसमें लिखा होगा कि ये है 2/27। अब इसको आप अलग अलग कर दोगे, वो भी बहुत जगह पे होगा कि 9n - 1 + 1/10n। ये क्या हो गया, ये आपने अलग अलग कर दिया। 9n - 1 के नीचे कुछ नहीं है, केवल 1 है। ठीक है, इस वर्जन पे भी पहुंच सकते हो, इधर भी पहुंच सकते हो, मर्जी आपकी है, देश स्वतंत्र है, जो आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है वो इसके बाद भी आ सकता है। कैसे देखोगे, तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो एलसीएम वगैरह लेके फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वहां रिस्क है गलती का, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसलिए अपन ने मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर में आपको यहाँ पे आंसर बता दिया। इसी के साथ हमारा आज के पहले सवाल के दोनों पार्ट्स पूरे हो गए। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी। अब यहाँ पे देखो आप पहले क्या बोलोगे, हेयर, आप लिखोगे यहाँ पे हेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो या हेयर लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, ए यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म यानी AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सर लेकिन जब हमें फर्स्ट 3 टर्म्स बोली हैं तो हमने वो जो पिछले बार किया था, क्या किया था भैया कि सर A/R और A और AR क्यों नहीं लिया, वो इसी नहीं लिया क्योंकि देखो अभी पहली सिर्फ 3 टर्म नहीं है, 6 टर्म है, 3 वो है, 3 नीचे भी, नेक्स्ट 3 भी है, उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो ये आ गया, सेकेंड चीज क्या बोली उन्होंने, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो मतलब ये 3 हो गई, चौथी टर्म यानी AR3, पांचवी टर्म यानी AR4, छठवीं टर्म यानी AR5 करने पे आपको मिल रहा है, इनका एडिशन करने पे कितना मिल रहा है 128। अब देखना जो पहली वाली इक्वेशन है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, उसको यदि मैं A कॉमन ले लूं तो मेरे पास आएगा 1 + R + R स्क्वायर। क्या इसमें कोई आपत्ति, जरा से भी नहीं सर, ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 16। नीचे वाली जो टर्म है उसको जरा ध्यान से देखो, उसमें से अगर मैं AR³ कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा 1 + R + R स्क्वायर इज इक्वल टू 128। इज दिस क्लियर? जी सर। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 1 और 2 इनको हम क्या करेंगे, 1 और 2 को, भैया गोला मत बनाओ, बहुत अजीब सा लग रहा है, क्या जगह कम है, तो इसको हमने बोला 1, इसको बोला हमने 2, तो हम दिखाएंगे यहाँ पे डिवाइडिंग 1 और 2 वी गेट। देखो आमतौर पे जब हम एपी करते थे सब्ट्रैक्शन का ज्यादा रोल था, जीपी में जब किसी का कोई नहीं सहारा होता है तो वो डिवीजन पे आ जाता है कि भैया डिवाइड कर दो, चीजें कैंसिल हो ही जाएंगी। जैसे अगर आप यहाँ पे करोगे तो A1 + R + R स्क्वायर, ये आपकी पहली वाली इक्वेशन इज गेटिंग डिवाइडेड बाय AR³ विच इज 1 + R + R स्क्वायर के तहत ही आगे बढ़ रहा है, और इधर आपको मिल रहा है 16/128। ठीक है, अब यहां देखना चीजों को कैंसिल करोगे, A से A गया, 1 + R स्क्वायर, 1 + R + R स्क्वायर पूरा का पूरा ब्रैकेट का ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इधर पे आप कैंसिल करने चलोगे अगर तो ये आई थिंक 16 8 जा होता है 128, तो 16 1 जा 16 करके देखो एक बार अपने माइंड में। ठीक है, 6 8 जा 48 सर, 8 यहाँ 4 ऊपर, 6 1 जा और 8 6 8 जा 48,
8 1 8 प्लस 4 इज 12, ठीक है 120। तो आपको मिला 1/r³ इज इक्वल टू 1/8, विच मीन्स 8 शुड बी इक्वल टू r³ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी देयरफॉर आपके r की वैल्यू आएगी 2। और यदि r की वैल्यू 2 है तो क्या हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म अब निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे हम एक घोषणा करेंगे कि भैया चलो आप जरा एक काम करो कि पहली वाली इक्वेशन जो थी ना अपनी, उसमें रख दो r की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ ऑन सब्सटीट्यूटिंग, जिसको हम SUBS डॉट लिख रहे हैं, वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 वी गेट। ध्यान से देखो क्या मिलेगा भैया, जैसे आपने रखी r की वैल्यू 2, आपकी इक्वेशन क्या रूप ले लेगी? तो a तो बाहर है, वो तो अननोन है, वो एज इट इज 1 प्लस r की जगह आया 2r² यानी 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। यही होगा 1 प्लस r²। हाउ मच इज दिस? तो सर ये हो जाएगा 4, 4 और 2 6, 1 7। तो a की वैल्यू आ रही है हमारे हिसाब से 16/7। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है। 4 और 2 6, 1 7 होगा भैया। 1 प्लस r² इज 16, हमने वही किया। अगर आप नीचे वाले में भी करते हो तो ये हो जाएगा 8a, 8 जाएगा डिवीजन में, 120 डिवाइड बाई 8 इज 16, तो a की वैल्यू 16/7। कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी निकाल दो। चलिए इस वाले पार्ट को भी निपटा देते हैं। तो आप बोलोगे ऑल्सो यूजिंग Sn इक्वल टू a Rn-1 अपॉन r-1 वी गेट। ये क्यों? क्योंकि भैया r की वैल्यू है 2, मतलब 1 से ज्यादा है, तो हम यही वाला फॉर्मूला बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकते हैं। चलिए तो Sn हमें निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। a की जगह रखा हमने 16/7, Rn-1 यानी यहां हो जाएगा 2 की पावर n-1, ठीक है, अपॉन नीचे आएगा इसके, क्योंकि डिवीजन में r-1 होता ही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1 ओनली, राइट। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या बचेगा? 16/7 इंटू 2 पावर n-1। चाहिए तो एक बार सॉल्व करके देख लो। 2 पावर n यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट 3 टर्म के लिए देखोगे तो कितना होगा सर? फर्स्ट 3 टर्म के लिए 2 पावर 3 इज 8, 8 - 1 is 7, 7 7 कैंसिल, 16 आ रहा है। अब हाँ नेक्स्ट 3 टर्म के लिए तो देखो ये 128 नहीं आएगा 6 रखने पे। क्यों? क्योंकि भैया 6 टर्म्स का सम नहीं है, तो 3 ही का सम है। तो बेसिकली इसको जब आप अगर चेक करोगे 6 टर्म्स के लिए, तो 2 पावर 6 - 1 करोगे, 2 पावर 6 इज हाउ मच सर? 2 पावर 6 होता है 64, राइट। हाँ जी, 2 पावर 6 इज 64, करेक्ट। तो 64 - 1 है 63, 7 9 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 मतलब 128 प्लस 16, क्योंकि जब आप 6 टर्म्स का सम करोगे तो ये 3 और ये 3 सबकी सब ऐड होंगी। ये मैंने थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बता दिया, मतलब जो कि यहाँ पे पूछा नहीं गया है, पर आई थिंक आपको समझ में कनेक्ट कर पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ऐसे लिखोगे ना, तो आप ये नहीं बोलोगे कि सम ऑफ 6 टर्म इज 128 ना। ये क्यों गलत है? ये अगर आपको कॉन्सेप्चुअली सिखाएं ये गलत क्यों है? क्योंकि सर ये जो 128 है ये केवल चौथी, पांचवी और छठवीं टर्म का सम है, लेकिन S6 का मतलब होता है पहली से लेकर आखिरी टर्म तक का सम। तो वहां पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 6 की 6 टर्म होंगी। तो जब S6 आप निकालोगे तो उसका आंसर आपको पता है कितना मिलना चाहिए? उसका आंसर आपको 128 से भी पहले आपको मिलना चाहिए 16 + 128। तो ये हो गया देखो S6 मतलब पहली 3 टर्म्स, ठीक है, और ये 4 5 6 वाली टर्म, ठीक है। इसको जोड़ के आएगा कितना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 128 + 16 करोगे 8 144 के आसपास आएगा। और यहाँ पे जब आप रखोगे SN के फॉर्मूला में तो भी आपको लगभग सेम ही आंसर मिलेगा। क्लियर है ये मामला? ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी समझा दी, या फिर एक मिसकॉन्सेप्शन जो काफी लोग डेवलप कर लेते हैं वो भी मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की। आई होप समझ में आया होगा। चलो इतना क्लियर है। थोड़े बहुत अपने जो यहाँ पे निशान पड़ गए हैं उसको भी अपन हटा लेते हैं। देख लो अपन सब कर लेते तुम्हारे साथ साथ बातें करते करते, जरूरी भी है ना यार। चलो बातें करना भी और सफाई करना भी। सवाल नंबर 15, यदि S है सम, P है प्रोडक्ट और R है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, ये आपको प्रूव करना है। तो पहला तो देखो मेरा कार्य क्या बनता है कि जो जो दिया गया है ना उसकी जरा बात करो। देखो S है सम, तो आप लिखोगे हेयर S इज इक्वल्स टू, या Sn इज इक्वल्स टू S लिख दिया आपने, ठीक है।
अब आप सम के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, तो a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू s। ये क्लियर हुआ जी। अगर मैं सेकंड वाले पार्ट की बात करूं, वो कह रहा है प्रोडक्ट, तो आप ऐसे लिखोगे कि a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू सो ऑन फॉर हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स दिया है ना, इज इक्वल टू p। ठीक है, इसको अगर मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा a पावर n, क्योंकि a कितनी बार आएगा, जितने टर्म्स उतनी बार, इंटू r पावर 1 इंटू आर पावर 2 इंटू आर पावर 3 इंटू आर एंड सो ऑन। अब इसमें आप देखोगे अगर, तो a पावर n इंटू आर की पावर, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्पेस लेके लिखूं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि a पावर n इंटू आर की पावर आप जब लिखना चालू करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन टिल n माइनस वन। वाई ओनली टिल n माइनस वन? बिकॉज nth टर्म जो होती है वो AP की, उसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर पावर n माइनस वन। तो सर यहाँ पे आपने फिर n क्यों लिखा, यहाँ n माइनस वन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया यहाँ पहला वाला भी तो है, वो भी तो एक a है। तो अगर आप यहाँ पे a देखोगे तो ये 1 2 ऐसे करके है ना, ये एक है, ये एक है, ये भी एक है, तो ऐसे करके n टाइम्स a आएगा। r बढ़ता है एक फर्स्ट के बाद, a तो a ही रहता है ना, वो थोड़ी बढ़ता घटता है, इसलिए उसमें हम सारे टर्म्स को जोड़ेंगे। ठीक है, चलो अब ये जो ऊपर दिख रहा है 1 2 3, ये क्या है सर? 1 प्लस 2 प्लस 3, ये बेसिकली आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला याद है किसमें? ये AP में भी आपने किया है, उसके पहले बचपन में भी आपने पढ़ा है, तो उसका थोड़ा यूटिलाइजेशन होगा। यहाँ पे आप लिखोगे a पावर n इंटू आर की पावर, फॉर्मूला होता है n दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स इंटू n प्लस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन प्लस वन होल डिवाइड बाय 2। ये हमने r की पावर को डिसाइड करने की कोशिश की। देखो मैं फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला होता है कि अगर आपको इसे करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स, तो उस केस में फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन अपॉन 2, यानी जितनी टर्म्स हैं उसको एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 करो। यहाँ पे थी ही n माइनस वन टर्म, तो n माइनस वन टर्म्स, एक ज़्यादा की हमने प्लस वन किया उसी में, और डिवाइड बाय 2 किया। इसमें आउट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आउट ऑफ एंटायर दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फाइनल रिजल्ट आएगा a पावर n इंटू आर की पावर n इंटू n माइनस वन होल डिवाइड बाय 2। थोड़ा सा रीअरेंज किया है मैंने, ध्यान से देखना। माइनस वन प्लस वन कट गया, केवल n बच गया, तो n आगे n माइनस वन बाद में होल डिवाइड बाय 2। ये आ गया आपका सम p का वैल्यू। अब आ जाते हैं अपन तीसरे पार्ट पे, विच इज सम r की बात करें। अब देखो r क्या है, थोड़ा उसको अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे इस पूरे कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे बोलोगे देखो r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a, ये हो गया पहला रेसिप्रोकल, प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अब क्या ये एक AP GP है? पहले तो ये चेक करो। कैसे चेक करोगे सर? रेशियो निकाल लेते, तो सेकेंड टर्म अपॉन जब फर्स्ट टर्म हमने किया तो ये बेसिकली हो जाएगा a अपॉन ए आर, क्योंकि नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो गया, a से a कैंसिल, आंसर आया 1 बाय आर, बिल्कुल है। अगर आप थर्ड और सेकंड को चेक करोगे, ए आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ए आर, इसमें भी क्या नियम है? ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का रेसिप्रोकल, चीजें होंगी कैंसिल, 1 अपॉन आर यहाँ भी आ रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल, इसमें भी मुझे जीपी के लक्षण या जीपी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ जीपी का काफी सारा लॉजिक लगा सकता हूँ, गिवन दैट आर की वैल्यू 1 बाय आर है, मतलब बेसिकली लेस देन 1 है। तो हम यहाँ पे जब इसका सम निकालेंगे, क्योंकि इनका सबका सम बोला, रेसिप्रोकल का सम बोला है ना, तो रेसिप्रोकल का सम मतलब आप यहाँ पे करोगे r इक्वल टू 1 बाय ए, ठीक है, इन टू रेसिप्रोकल का सम मतलब 1 माइनस 1 बाय आर की पावर n लगा लो पहले तो यहाँ पे, वो इसीलिए कि भैया फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर पावर n। तुम कहाँ मिट गए दादा, हम तो इस समय तो सिर्फ यही मिटाना था, और नीचे 1 माइनस 1 अपॉन आर। चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि अगर कुछ डील वील करना पड़े तो इजीली हो जाए। तो 1 अपॉन ए ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन आर पावर n, ठीक है, और यहाँ डिवीजन में आएगा एलसीएम लेने के बाद r माइनस 1 अपॉन आर। इतना ठीक है जी सर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, फटाफट हो गया। यहाँ पे हमने सिर्फ एलसीएम ले लिया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते ताकि यूजेबल हो जाए। तो ये हो जाएगा 1 बाय ए
आपने लिया एलसीएम, कितना एलसीएम करने के बाद, तो सर ऊपर आया आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर पावर एन, ठीक है, और इधर हो जाएगा इनटू, नीचे वाले का अगर आप देखोगे तो हो जाएगा आर अपॉन आर माइनस वन। ये क्लियर है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। नीचे वाले रेशन का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। ये आ गई आर की वैल्यू, ठीक है, और हमारे पास S है, हमारे पास R है, हमारे पास P है, तीनों का मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन मेरे पास है। अब मुझे बोल रहा है P के साथ R की पावर n को मल्टीप्लाई करो। थोड़ा मुश्किल कार्य लग रहा है कि नहीं लग रहा है भैया, P के साथ R की पावर n, और वो भी देखो एक चीज जो आपको यहाँ पे अब क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये तो P स्क्वायर है, ठीक है, ये R पावर n है और ये S पावर n। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो सेम पावर वाले उनको एक तरफ कर दो ना, तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लेके जाऊंगा कि मैं करूंगा P स्क्वायर इक्वल्स टू S पावर n अपॉन R पावर n। अगर मुझे ये मिल गया तो यहां से यहां पहुंचना संभव है। अच्छा, इस तक पहुंचने का एक रास्ता ये है कि भैया आप क्योंकि सेम ही पावर है तो आप S बाय R कर लो, तो आपकी पावर n हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा रिवर्स आया, मतलब जो मुझे शो करना था, जो मुझे प्रूफ करना था, मैंने थोड़ा सा उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, हिलाया डुलाया कि चलो भैया तुम ही बताओ क्या होगा। तो बाने ही बता दो। ये देखो क्या किया ट्रिक मैंने, जिनका पावर सेम था उनको एक तरफ ले आया डिवीजन में, जिससे मुझे मिला कि कहीं ना कहीं मुझे S बाय R करना पड़ेगा, और शायद जो ईजी भी होगा इन टर्म्स ऑफ टास्क, क्योंकि देखो वैल्यूज कैसी वियर्ड है। चलिए, तो हम अभी P स्क्वायर ये सब है हमारे पास, हम मूलतः आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। एक तो काम करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो ये हो गया अपना S और ये हो गया अपना R का सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अलग से यहाँ पे साइड में, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं अपन सॉल्यूशन को ही, कुछ रफ वर्क में नहीं जा रहे हैं अपन पर, लेकिन यहाँ पे डिवीजन का थोड़ा स्कोप बन रहा है तो करके देखते हैं। क्योंकि भैया जब तक करोगे नहीं, जब तक इस चीज़ से जूझोगे नहीं, तब तक आंसर तो नहीं मिलने वाला मेरे लाल। तो यहाँ देखो, डिवाइडिंग किसको, 1 and 2 वी गेट, तो एक तरफ तो S और R डिवाइड हो रहे हैं जिसको हम लिखेंगे, मैं ये हमने लिखा अंग्रेजी के हिसाब से। अब आ जाते हैं डिवीजन के हिसाब से। डिवीजन में क्या होगा, S अपॉन R करने पे S की वैल्यू है A इंटू R पावर n माइनस वन अपॉन R माइनस वन, ठीक है। अब ये जो R है इसको देखो जरा, गणित का नियम क्या कहता है सर, गणित का नियम कहता है कि अब आप इसको डिवाइड करेंगे जब, तो पहले काम करते हैं, एक बार तो लिख लेते हैं, होल डिवाइड बाय, यहाँ पे है 1 अपॉन A, ठीक है, अंदर है यहाँ पे, या एक काम करो, इसको 1 अपॉन A की जगह क्या करो, R को इधर ले जाओ, तो ये जाएगा R अपॉन R माइनस वन इंटू A। ये आपने क्या किया, इसको मैं एक बार लिख भी दूंगा आपके लिए, ठीक है, एंड देन दिस इज मल्टीप्लाइड विथ इन अ ब्रैकेट R पावर n माइनस वन अपॉन R पावर n। ये क्लियर है, ये क्या हुआ सर, नहीं थोड़ा समझाइए। देखो मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया, ये 2 को हटाओ पहले, तो इसको 1 इंटू R कर दिया, तो ये हो गया R, और नीचे आ गया R माइनस वन इंटू A। ये बेसिकली ये जो पीछे की वैल्यू थी, इसे 1 बाय A से मल्टीप्लाई करके दोनों को साथ में लिख दिया, ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर वो तो चल ही रहा अपना जो मल्टीप्लीकेशन था, दैट इज R पावर n माइनस वन अपॉन R पावर n, ये तो चल ही रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो कैंसिल होगा वो देखो, यहाँ पे R माइनस वन इसके पास डिनोमिनेटर में है, ठीक है, और इसके पास भी है डिनोमिनेटर में, तो ये ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा R माइनस वन इज R माइनस वन से कैंसल। A से A कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे A न्यूमरेटर में है, यहाँ पे A डिनोमिनेटर में। जब आप फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को डील करवाते हैं तो न्यूमरेटर की वैल्यू, जैसे यहाँ पे R माइनस वन है, इस ब्रैकेट Rn माइनस वन है, इस ब्रैकेट के अंदर वाले Rn माइनस वन से कैंसिल हो सकता है। ऊपर आपके पास सिर्फ बच रहा है A, वैसे चल कर रहा था ये था S अपॉन R, ठीक है, ध्यान रखना भैया इस बात को। तो यहाँ पे आपके पास S अपॉन R अब भी आ रहा है कितना, ऊपर बचा आपके पास सिर्फ A, नीचे वाले का आप करोगे रेसिप्रोकल, तो जो नीचे डिनोमिनेटर में A और R पावर n है वो आ जाएगा ऊपर, और ये R आ जाएगा नीचे। इतना क्लियर है सबको? जी सर, कहीं कोई आपत्ति? जरा सी भी नहीं सर। तो S अपॉन R जो है इसको मैं लिखूंगा A इंटू A इज A स्क्वायर, R पावर n और R कैंसिल हो गए तो कुल बचेगा R की पावर n माइनस वन, क्योंकि ये एक ऊपर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। S अपॉन R मुझे ये मिला, ठीक है, पहुंचना मुझे कहा था, आपको याद है मैंने बताया था, ठीक है,
तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों की पावर n ले रहा हूँ, तो s अपॉन r पावर n इज इक्वल टू कितना, जब आप इसकी पावर लोगे तो इसकी भी लेनी पड़ेगी, है ना, होल पावर n। इसको आप अंदर ले जाओ तो आप इसको बोलोगे s पावर n अपॉन r पावर n इज इक्वल टू a पावर 2n, ठीक है, इंटू r पावर n इंटू n माइनस 1। इज दिस क्लियर? जी सर। क्या यहां तक किसी को कोई आपत्ति? जरा सी भी नहीं सर। अब मैं देखो जानबूझ के थोड़ा सा लालची होने की वजह से क्या कर रहा हूं, मैं इसको जो मेरा p था उससे थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। मुझे यहां पे चाहिए था p स्क्वायर, तो अब चाहिए p स्क्वायर तो लिख दो p स्क्वायर। तो जब आप ये करोगे, ये किसकी वैल्यू आ रही थी सर, ये सब कर रहे पे हमें मिल रही थी p की वैल्यू, तो ये था p। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि देयरफॉर, अब अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो a पावर n इंटू आर की पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, इसका मैं करूंगा स्क्वायर तो मुझे क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं सर, आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसका स्क्वायर? देखो एक लाइन खींच के बस अपन यहाँ पे इसको रोक देते हैं ताकि अपन इजीली कंपेयर कर सकें। तो स्क्वायर अंदर आएगा, आपको मिलेगा a पावर 2n इंटू आर की पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये पहले से था, इंटू 2/1। ये क्या हुआ, पावर बाहर से अंदर आई, ठीक है ना। इसमें मूलतः जो फर्क पड़ा, a पावर 2n तो एज इट इज रह गया, ये जो इंटू 2 था इधर वाला, ये इस 2 को कैंसिल कर देगा। और आप ध्यान से कंपेयर करो, यहां जो आपको रिजल्ट मिल रहा है सब कुछ कैंसिल होने के बाद वही वहां पे मिल रहा है। तो इसको आप दे दोगे इक्वेशन 3 का नाम, इसको दे दोगे इक्वेशन 2, हमने जैसा कि पहले कहा था, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे s की पावर n अपॉन r की पावर n इज इक्वल टू p स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखोगे फ्रॉम 3, ठीक है, क्योंकि हम ये थर्ड वाली इक्वेशन से जो वैल्यू थी उसी को उठा के लाएं। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा s पावर n इज इक्वल टू p स्क्वायर इंटू r पावर n। देखो यहां पे अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैंने कुछ जगह पे एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपन बेईमानी से काम किया। बेईमानी से कैसे काम किया, मैंने प्रूफ दैट से ही पूछ लिया कि मैं क्या करूं, तो मुझे प्रूफ दैट नहीं बताया कि जिसकी पावर सेम है पहले उनके साथ डील करो। तो वहीं से मुझे s डिवाइड बाय r करने का लॉजिक आया, वहीं से मेरा s डिवाइड बाय r होके कुछ इस रूप में आया। फिर उसकी पावर n ली मैंने, क्योंकि s और r दोनों की पावर n चाहिए थी। अगर मैं इंडिविजुअली करता तो मेरे लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि हर एक को अलग अलग पावर देना, फिर उस पावर को अंदर लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, क्या करना है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था। फिर उसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो वो और कंफ्यूजिंग हो जाता। तो मैंने वैसा नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने प्रूफ दैट से ही पूछा तुम ही बताओ कि क्या करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, देखो मेरे हिसाब से तो सेम पावर वालों को एक तरफ लेके आओ, तो आपको s अपॉन r का डिवीजन करने का हिंट मिला, जिसको हमने डिवाइड किया, फिर nth पावर ली, तो इस तरीके से हमारा आंसर आया। जिसके बाद हमने यहाँ पे p स्क्वायर जो हमें चाहिए था उसको भी लेके आ गया कि भैया तुम ही आ जाओ, हम नहीं करने वाले किसी का स्क्वायर में स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर किया अपन ने, तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर हो गया, हूबहू सेम मिल गई, जो चाहिए थी रिप्लेस कर दिया और अपना यहाँ पे प्रूव हो गया फटाफट। चलिए स्क्रीन की थोड़ी सफाई कर लेते भैया, बहुत कुछ लिख दिया अपन ने, एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोल रहा है कि यहाँ पे जो दिया गया ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है 0.34, इसको आपको एज अ रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है। अब ये सवाल कक्षा 10वीं में आप कर चुके हो, लेकिन तब आपने कौन सा लॉजिक यूज किया? तब आपने लॉजिक यूज किया होगा वो अपना p/q फॉर्म वाला रैशनल नंबर वाला, है ना, जिसमें आप टेल से टेल को काट देते हो, 0.4 कैंसिल हो जाता है, वो सब हो जाता है। यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, यहां आप इसको जीपी की तरह के सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे आपका गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर है आपका 0.34। तो मैं 0.34 बार को अगर लिखूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा सर 0.3, ठीक है, प्लस 0.04, ऐसा ही होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 रिपीट हो रहा है। तो आगे फिर 0.004, राइट, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.0004 एंड सो ऑन, ठीक है। जो 4 है इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। तो अगर हम इस नंबर को एडिशन के फॉर्म में लिखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसको अगर आप देखेंगे, इसको अब अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये हो गया 3/10। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें इसे
रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो देखो ये हो गया 4/100, ठीक है, इधर हो जाएगा 4/1000, राइट, इधर हो जाएगा 4/10,000। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, चौथे प्लेस पे है ना। एंड यहां पे आप करोगे प्लस, सो ऑन। अब पैटर्न समझने वाली बात है भैया, पैटर्न देखना ध्यान से। यहां पे 3/10 को अलग छोड़ दो बाहर, उसको फिलहाल उसको आप ज्यादा कुछ नहीं करोगे। यहां पे आप +4 लोगे कॉमन एक तो, और नीचे करोगे यहां पे देखोगे 1/10 की पावर 2 प्लस 1/10 की पावर 3 प्लस 1/10 की पावर 4, क्योंकि आपने ऊपर का 4 कॉमन ले लिया है, तो ये आपका पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। और ये पैटर्न एक जीपी है, ठीक है। तो यहां पे अब हम लगाएंगे जीपी के सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। रीजन बीइंग, एक तो पहली बात तो क्या है, देखो ये है क्या, ये है एक इनफाइनाइट जीपी। क्यों भैया? बिकॉज दिस इज गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इसका कोई एंड ही नहीं, क्योंकि नंबर का ही एंड नहीं है तो इसका एंड कहां से होगा, ठीक है। तो ये 4 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर आप निकालोगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे a की वैल्यू दी है 1/10, और आपके d की वैल्यू, r की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है। चलिए, तो आपने लिखा इसको 3/10 प्लस यहाँ पे लिखा आपने 4 इंटू a/1 - r का फॉर्मूला लगेगा। a है आपका 1/10 स्क्वायर, ठीक है, और 1 - r मतलब यहाँ पे आप करोगे तो 1 - 1/10। इज दिस क्लियर? क्योंकि क्या होता है भैया, क्योंकि होता यह है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला आता है 1/10 स्क्वायर, दैट इज a/1 - r, सिंपल फॉर्मूला। चलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं 2 मिनट में बस। तो ये 3/10 एज इट इज, 4 एज इट इज। अब आप फ्रैक्शन को देखोगे तो ऊपर का फ्रैक्शन है 1/100, क्योंकि 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। नीचे 1 - 1/10 करोगे आपको मिलेगा 9/10, राइट। कोई दिक्कत इसमें अब तक जरा सी भी नहीं। सर चलिए छोटा सा एक पार्टीशन करेंगे और फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्पेस बना दी है इसके आगे वाले पार्ट के लिए। अब आगे देखो, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नया नहीं कर रहे हैं हम। 3/10 एज इट इज प्लस 4 इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर का जो मामला है पहले उसको सॉल्व करते हैं। ऊपर आएगा 1/100 और नीचे आ जाएगा इंटू हो जाएगा साथ में कितना सर, इंटू हो जाएगा 10/9। ये कहाँ से आया? नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल है भैया। चलो सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा 3/10 प्लस, इसको आप अगर 0 से 1 0 कैंसिल कर दोगे, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 90। आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए आप करोगे इस 10 को 90 में कन्वर्ट, तो आप कर दोगे इसको मल्टीप्लाई बाय 10। क्या कर दोगे भैया? मल्टीप्लाई बाय 9, सॉरी, है ना। तो आपका जवाब क्या आएगा? सर मेरा जवाब आएगा 9 × 27 प्लस 4/90। 27 और 4 हो जाता है 31, 31/90 होना चाहिए हमारा आंसर। आप इसको कक्षा 10वीं के लॉजिक से करोगे कहीं रफ वर्क वगैरह में तो भी मेरे हिसाब से आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ पे भी हमारा आंसर आ रहा है 31/90, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन ये हमने जीपी के पैटर्न से किया, वैसे हम करते तो वो 10th का लॉजिक लगता, पर कक्षा 11वीं में है, जीपी यूज करना है तो हमने यूज किया है। चलिए यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 हमसे बोल रहा है। ध्यान से देखना, कहानी बहुत सारी है, चीजें बहुत ज्यादा हैं इसमें, तो जरा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक अ मैन सेव्स ₹500 इन फर्स्ट मंथ, ठीक है, एंड इन सक्सेसिव मंथ्स ही सेव्स ट्वाइस एज मच एज इन द प्रीवियस मंथ। अर्थात अगर इस अंग्रेजी के वाक्य को मैं गणित की भाषा में लिखूं तो पहले मंथ में व्यक्ति ने कितना सेव किया? 500, ठीक है। दूसरे मंथ में कितना सेव किया? तो डबल कर दिया, यानी 1000, जिसको आप कह सकते हो 500 इंटू 2 टू द पावर 1, ठीक है। अब उसके अगले मंथ में कितना होगा? थर्ड मंथ में, तो इसका भी डबल हो जाएगा 2000, ठीक है। अब इसको आप समझोगे तो ये कैसे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 500 इंटू 2 की पावर 2, 2 पावर इज 4, 2 पावर 2 इज 4, 4 5 इज 20, ठीक है, एंड सो ऑन। और ये सिलसिला कब तक चला? ये सिलसिला चला 6 मंथ्स तक, लिखा है ना यहाँ पे देखो, कंटिन्यूड फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम द 7th मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ तक यही सिलसिला चला। कोई अगर आपसे पूछे तो आप बोल सकते हो जवाब में कि 500 इंटू 2 पावर 5 उन्होंने सेव किया होगा 6th मंथ में, ठीक है। मैंने लगभग सारे लिख दिए, पर ये भी लिख देता हूँ। 2 पावर 5 इज हाउ मच? 32, राइट, ठीक है।
32 इंटू 5 करो, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 16,000 रुपए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आप खुद भी इवेल्युएट कर सकते हैं अपने माइंड में। तीसरे महीने में 2,000, ठीक है, चौथे महीने में कितना हो जाएगा 4,000, पांचवें महीने में 8,000 और छठवें महीने में 6,000। क्लियर है ये मामला? जी सर। अब ये कह रहे हैं सेवेंथ मंथ में क्या कहानी हो गई? सेवेंथ मंथ में ऑनवर्ड्स ही इज एबल टू सेव 500 लेस दैन प्रीवियस मंथ। अब यहां पे कार्रवाई ये हो रही कि सेवेंथ मंथ ऑनवर्ड्स जो उन्होंने पिछले मंथ सेव किया था उसमें से 500 कम कर दो। लेस का मतलब क्या होगा? 500 कम कर दो। देखो शुरू के 6 महीनों ने डबल डबल किया, लेकिन यहां पे कम कितने से कर रहे हैं? सिर्फ 500 से। तो यूं कह सकते हो आप कि सातवें महीने में उनकी सेविंग्स है 15,500। ठीक है, तो सर आठवें महीने में कितनी हो जाएगी? 500 और कम कर दो, मोटा माटी हो गई 15,000। ठीक है, एंड सो ऑन। अब आपको क्या बताना है? फाइंड हिज सेविंग्स फॉर द ईयर। तो ये ईयर मतलब कितने महीने अपन निकालेंगे? लगभग अपन 12 महीने तक जाएंगे। ठीक है, अब देखना सवाल का इंटरेस्टिंग पार्ट। पहले 6 मंथ ही इज फॉलोइंग अ जीपी पैटर्न, राइट, जिसमें आपका डबल होते जा रहा है। नेक्स्ट 6 मंथ्स ही इज फॉलोइंग अ एपी पैटर्न। ठीक है, तो यहां पे एपी बन रही है, तो हमें दो तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक, पहले 6 मंथ में टोटल सेविंग्स कितनी हुई, यूजिंग जीपी का लॉजिक, जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स हम निकाल लेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एपी का लॉजिक यूज करके हम एपी के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, ये कहानी आपको समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो यहां पे मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं क्योंकि अब मेरे लिए जगह होना जरूरी है लिखने के लिए, है ना। चलिए यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the savings in the first, the savings in the, या मंथली सेविंग्स आप लिखो क्योंकि यहाँ पे हर मंथ की बात चल रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मंथली सेविंग्स, ठीक है, फॉर फर्स्ट 6 months फॉर्म एन जीपी। ठीक है, अब इसमें पैटर्न क्या है देखो, आपको बता देंगे। तो इसमें आप बोलोगे कि जिसका पहला टर्म A1 इज हाउ मच 500, कॉमन रेशियो इज 2 क्योंकि आप डबल करते जा रहे हो, n की वैल्यू हो जाएगी 6 क्योंकि 6 मंथ्स के लिए हो रहा है, और आपको लास्ट टर्म ऐसे आप निकाल चुके हो तो लिख भी सकते हो कि L इज इक्वल टू 16,000। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे फॉर्मूला यूज, तो हम लिखेंगे यूजिंग SN इक्वल टू LR माइनस ए अपॉन R माइनस ए, R माइनस ए नहीं सॉरी R माइनस 1 होता है, राइट। हाँ, वी गेट। चलिए, आप अगर वो वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं SN इक्वल टू A इंटू RN माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में भी फॉर्मूला सेम, या आंसर हम कहेंगे सेम ही आएगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो चलिए हम लिखेंगे SN इक्वल टू, या S6 लिख लो क्योंकि 6 मंथ्स की सेविंग्स हैं। L की जगह आ जाएगा 16,000, R की जगह आ जाएगा इंटू 2 माइनस A मतलब 500 एंड होल डिवाइड बाय R माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। तो 16 दूनी 32, 32 में से 500 गया तो आपके पास कितना बचेगा, बस वो आपको लिखना है और आपको पहले 6 महीने का सेविंग्स का अमाउंट मिल जाएगा। S6 आ जाएगा 31,500। इसमें से कुछ आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे, सर 6 मंथ में 16 है, उसके पहले 8 है, उसके पहले 4 है, उसके पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 500 रुपये, तो 1.5 लिख लो चाहिए तो आपको, या ऐसे करो पहले तो इतना जोड़ लो, 16 और 8 24, 24 और 8 28, 28 और 2 30 और 1 31, तो 31,500 आना चाहिए। ये बेसिक गणित हो गया, ये आप मेंटल एबिलिटी के हिसाब से फटाफट भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में नंबर इसके नहीं मिलेंगे, एग्जाम में नंबर ये करने के मिलेंगे, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा पहला 6 मंथ का मामला निपट गया। अब हम क्या कार्रवाई करेंगे, अब हम नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात करेंगे अलग से। तो हम यहां पे लिख रहे हैं ऑल्सो मंथली सेविंग्स फॉर, किसके लिए, फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स, क्या कर रही हैं भैया,
क्या फॉर्म कर रही है, फॉर्म एन जीपी, फॉर्म एन एपी, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब एपी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फॉर्म एन लिखने की स्थिति बन गई, फॉर्म जीपी होगा, ठीक है। अंग्रेजी मरना कोई टीचर देख लेगा तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी हमें। तो चलिए भैया अब इसमें जरा कार्रवाई करो। तो इसमें सर A1 यानी पहली टर्म हो जाएगी 7वें महीने की, वो हो जाएगी 15,500। काहे कि भैया वो क्या कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे ध्यान से कि 7th मंथ ऑनवर्ड्स, इस वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है कि 7वें महीने से ही 500 रुपए कम कर दिए, 6वें महीने तक 16,000 गए, 7वें महीने में 500 कर दिए, लेकिन लिखा A1 है क्योंकि इस पैटर्न की ये पहली है, ठीक है। डी की वैल्यू आप लिखोगे -500, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स कितने, n = 6। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा गुरुदेव, सर फॉर्मूला यूज होगा हमारा वो वाला जिसको हम कहते हैं यूजिंग SN = यहां पे आ जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 × d, ठीक है ना। वी गेट क्या प्राप्त होगा यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे, देखो सर S6 यानी 6 मंथ्स की सेविंग्स इज इक्वल टू, क्योंकि नेक्स्ट 6 है ना, 6/2 2a यानी 2 × 15,500, ठीक है, प्लस 6 - 1 = 5 और d की वैल्यू आ गई -500, क्योंकि आपकी सेविंग्स डिक्रीज हो रही है 500 रुपए से हर मंथ। तो S6 लिखोगे आप यहाँ पे 3, ठीक है, 2 × 15,500, देखो 15 दूनी 30, तो ये हो गया 31,000, ठीक है, माइनस क्योंकि 15 × 2 हो जाएगा 50 और 500 और हैं, 2 बार तो 500 500 तो कितना हो जाएगा, करके देखो एक बार, 2 5 = 10, 0 या 1 ऊपर, 5 2 = 10, कितना होगा 111, 2 1 2 3, हाँ 31,000। चलिए प्लस की जगह माइनस, क्योंकि ये 500 माइनस है 500, तो ये हो जाएगा 2500, घटा दो भैया इसमें से, आपके पास क्या बचेगा, S6 आपके पास आ जाएगा 3 × अब आप इनको माइनस करोगे, 31 में से 2 गया तो 29 पहले ही हो गया, 500 और माइनस कर दो तो 28,500 आपका यहाँ पे कम हो गया, माइनस होने के बाद आ गया। तो 6 महीने की सेविंग्स हो गई, इनको × 3 कर दो, 5 3 = 15, 1 कैरी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 3 2 6 7 5 500, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो, नहीं सर कुछ तो गड़बड़ लग रही है, चेक करो सर। 5 3 = 15, 5 है एक ऊपर, 8 3 24, 1 25, ठीक है, 28,500 3 बार है, मल्टीप्लाई करो, 0 0, 5 3 = 15, 5 है एक ऊपर, 8 3 = 24, प्लस 1 25, 2 3 2 6 7 8, 85,500 होगा, मैं 75,500 लिख रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, अपन को आभास हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये 6 महीने की सेविंग्स आई 85,500, क्या यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। अब हम निकालेंगे टोटल सेविंग्स, तो आप लिखोगे TS = पहले 6 महीने की 31,500 प्लस बाद के 6 महीने की 85,500, दोनों को ऐड कर दो, कितनी हो जाएंगी भैया टोटल सेविंग्स फॉर द 12 मंथ्स, 5 और 5 10, ठीक है, वो हो गए 86 + 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 86, मान लो ये 500 उधर दे दिए तो, ठीक है, 86 87 और ये हो जाएगा कितना, 87 + 30, 8 और 3 11, 1,17,000 कुल मिला के इतनी सेविंग्स हो रही हैं भैया की पूरे साल के अंदर, ठीक है। पहले 6 महीने जीपी पैटर्न से हुई, बाद के 6 महीने में भले ही एपी पैटर्न से हुई पर ज्यादा सेविंग्स हुई, तो ये हो गया 86 + 1 87, 8 और 3 11, 1,17,000 रुपए की कुल सेविंग हो रही है इस वाले केस में। क्लियर है मामला, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, हम करेंगे एक बार स्क्रीन को क्लियर एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक सब्सटेंस है जिसका इनिशियल वेट कितना है वो जरा हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। तो इनिशियल वेट जो है भैया सब्सटेंस का वो है 64 ग्राम, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, सब्सटेंस ऑब्वियसली बात है डिके हो रही है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, और 8 घंटे बाद जब किसी ने मेजर किया तो उसका वेट 32 ग्राम, मतलब आधा हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला ऑब्वियसली बात है भैया वजन कम हो जाएगा तो डीके होने का टाइम भी कम हो जाएगा, तो 4 घंटे बाद मेजर किया तो वो 16 हो गया था, फिर 2 घंटे के बाद मेजर किया तो वो 8 ग्राम हो गया था। फिर ऐसे ही आपको बताना है हाउ मच टाइम पासिस बिफोर नन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स, मतलब कुल मिला के कितने समय के बाद ये पूरा मामला निपट जाएगा, शून्य तक पहुंच जाएगा। यहां देखो इसको अगर मैं मैथमेटिकली ड्रॉ करूं तो देखो मेरे लिए क्या समझ में आ रहा है कि 64 से वो पहुंच गया 32, 32 से वो पहुंच गया 16, ठीक है, 16 से वो पहुंच गया 8, फिर 8 से वो और नीचे जाएगा जितना भी बचेगा, ठीक है। अब आपको देख के लग रहा होगा कि शायद ये जीपी है,
एक्चुअली नहीं, जीपी इसके टाइमिंग में, जैसे यहाँ पे लग रहे हैं आपके 8 घंटे, ठीक है, फिर उसके बाद लग रहे हैं 4 घंटे, ठीक है, फिर उसके बाद लग रहे हैं 2 घंटे। अब आपको ये बताना है कि ऐसे ही कब तक चलेगा कि पूरा मामला निपट जावे। देखो एक चीज समझो, ये जो सब्सटेंस का मास है ये तो टूवर्ड्स 0 जा ही रहा है, ठीक है, इसको तो जाना ही है। हमें किसकी बात करनी है, हमें टाइम की बात करनी है, और हमारा जो टाइम है वो, ये तो हमारा वेट है, वेट से हमारा कोई सेंस थोड़ी है, वेट तो हमारा कुछ काम का है ही नहीं। हमें पूछा गया है सवाल टाइम के बारे में, तो हमें जब टाइम के बारे में पूछा गया तो हमारी जो पूरी चर्चा रहेगी, जो सवाल का जो पूरा मेन कहते हैं ना हीरोज का जो रोल मिलेगा, वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा टाइम को, ठीक है। अब यहां पे आप देखो कैसे शुरू करोगे, यहां पे आप लिखोगे हेयर टाइम ड्यूरेशन, आप चाहे यहां तो लिख सकते हैं ब्रैकेट कॉमा लगा के कि 8, 4, 2 एंड सो ऑन फॉर्म अ जीपी, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, कितने टाइम में, या फिर कि कुछ भी ना बचे, नन बचे, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपकी, क्योंकि देखो ऐसा तो होगा नहीं कि ये एकदम से 0 हो जाएगा, वो होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा और ऐसा इनफाइनाइट टर्म तक चलते चले जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एग्जैक्टली परफेक्टली डिविजिबल होके 0 होना असंभव सी बात हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। अब इसका आप क्या बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी आप लिखे, a इज 4, a इज 8 सॉरी, r की वैल्यू है हाफ, क्योंकि आप अगर निकालोगे r की वैल्यू तो आपको कितनी मिलेगी, हाफ, ठीक है। n कितने टाइम में होगा वो हमें पता लगाना है, तो हम मोटा माटी मान लेते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहां समझना, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये इन्फिनिटी तक जाके और कुल मिला के जो आपका टाइम है, जो आपका रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, वो कितना हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए 0, है ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, वो 0 चाहिए, तो आपको टाइम स्लॉट पता लगाना है। तो अब आप क्या पता लगाओगे, टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है। वो कैसे पता लगाओगे, तो सर हम यूज करेंगे SN का फॉर्मूला, यूजिंग SN इक्वल टू A/1 - R, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है भैया ये। कभी देखो हम कह तो रहे हैं कि कुछ बचे ना, पर वो सिचुएशन कब आई, क्योंकि आधा आधा होते होते 8 का आधा, 4 का आधा, एक का आधा 0 थोड़ी होता है, एक का आधा 1/2 होगा, उसका आधा 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, ये चलता रहेगा। ये इनफाइनाइट है, ये एक्चुअली ऐसा कभी होगा नहीं कि खत्म हो जाए, ये रिड्यूस होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, बहुत ही मिनिमलिस्टिक, इनफैक्ट 0 तक, मतलब बहुत टेंडिंग टूवर्ड 0 जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी की भाषा में, उस टाइप का मामला होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे S इंफिनिटी, ठीक है, इज इक्वल टू A की जगह आप लिखोगे 8, यहां हो जाएगा 1 - हाफ, ठीक है। अब ये टेंडिंग टूवर्ड 0, तो इसको आप 0 मानोगे तो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां समझना S इंफिनिटी होगा कितना, चलिए हो जाएगा 8/½ जिसको आप कहोगे 8 × 2/1 दैट इज 16 आवर्स में पूरा मामला निपटेगा। कितने आवर्स में, 16 आवर्स में। अब तक कितने हो गए देखो, 8, 4, 12, 2, 14, ऐसे कुछ हुआ है ना अब तक। हाँ तो अभी 2 घंटे और लगेंगे, पर हमको पूरा बताने में क्या लगा कि भैया 16 घंटे लगेंगे। हमने S इंफिनिटी क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो हो रहा है, इसमें एक्चुअली कभी 0 मिलेगा नहीं, इट इज ऑलवेज अप्रोचिंग टूवर्ड 0, और ये चलता रहेगा मामला। एज एन देखो 64 का 32 हो गया, 32 का 16 हो गया, 16 का 8 हो गया, सर 8 का 4 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 का 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आधा हो रहा है हर बार के साथ, तो 1 का 0 नहीं होगा, 1 का होगा आधा, हाफ का होगा 1/4, 1/4 का हाफ होगा 1/16, 1/16 का हाफ होगा 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 एंड सो ऑन। तो इट इज एक्चुअली नेवर गोना एंड। हाँ 16 आवर्स में वो एकदम मिनिमलिस्टिक हो जाएगा, मतलब नेग्लिजिबल के बराबर, जैसे हम कहते हैं ना 0 की टुवर्ड्स जाता हुआ। और वो हमने कैसे निकाला, क्योंकि नेवर एंडिंग सीरीज थी, इसलिए हम आसानी से ये वाला फॉर्मूला यूज करवाए A/1 - R वाला, वरना नहीं कर पाते भैया। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मूल सिद्धांत ये था कि समझ के यहाँ पे कैसे हमने S इंफिनिटी दैट इज A/1 - R या फिर इनफाइनाइट टर्म के जीपी का सम यूज कर, फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वन साइड ऑफ अ इक्वल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। आपकी साइड दी है कितनी, अगर हम इसको हाईलाइट करके अच्छे से मार्क करें,
तो वो कह रहे हैं कि एक साइड है 24, ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड आर जॉइंट टू फॉर्म अनदर ट्राइंगल हुज मिड पॉइंट, ये ऐसे आगे चलते जा रहा है, मतलब ट्राइंगल, जैसे मान लो आपने ये ट्राइंगल बनाया, इसके आपने निकाले तो भैया इसके थे 24 24 24, अब आपने कहा इसके मिड पॉइंट जोड़ दो, ठीक है, तो मान लो अगर इसके मिड पॉइंट हमने जोड़े तो मामला कुछ ऐसा बनेगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, फिर बोल रहा है उसके भी मिड पॉइंट जोड़ दो, तो मान लो ऐसा कुछ बनेगा, फिर कह रहा है उसके भी मिड पॉइंट जोड़ दो, तो अगर हम ऐसे बनाते चले जाएं तो ये मामला कभी खत्म ही नहीं होगा, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल के अंदर अंदर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, मतलब बोल ही नहीं पाऊंगा मैं तो, शायद इतने ट्राइंगल हो जाएंगे। चलिए कह रहा है द प्रोसेस कंटिन्यूज इनडेफिनेटली, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कंटिन्यूज इनडेफिनेटली, फाइंड द सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ द ट्राइंगल। चलिए अब यहां पे हम कह रहे हैं, देखोगे अगर आप सबसे पहले तो थोड़ा मैथमेटिक्स कर ले कि पेरीमीटर ऑफ T1, अज्यूमिंग T1 सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 24, हाउ मच सर, ये हो जाएगा 4 3 12 72 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 2, अब उसके मेजरमेंट तो है ही नहीं सर, मिड पॉइंट से बना है तो इसका एग्जैक्टली आधा हो जाएगा, तो 3 इंटू 12 कर दोगे आप, तो हो जाएगा 12 3 36 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही आपका मामला कंटिन्यू होगा, तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 3, वो इसके मिड पॉइंट से बना है T2 के, तो आप करोगे 3 इंटू 12 का आधा 6 यानी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे, हेयर पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स, पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म अ जीपी, ठीक है। लेकिन हम जब भी ऐसा कुछ लिखते हैं तो साथ में हम बताते भी हैं कि हमारी ए या फिर पहली वैल्यू आ रही है 72, ठीक है, उसके बाद आपने कहा आर की वैल्यू आ रही है, कितनी आर की वैल्यू आएगी, हाफ प्रोबेबली, देखो 36 डिवाइड बाय 72 इज हाफ, ठीक है। देन उसके बाद आप कहोगे नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपने कहा इनडेफिनेट है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला, कौन सा वाला, हम बोलेंगे भैया यूजिंग Sn इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ब्रैकेट में रीजन लिख दो, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये लिख दोगे तो आपका ये जो फॉर्मूला यूज आप कर रहे हैं इसके लिए आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि कोई आपको कुछ बोल दे तो मेरा नाम ले देना, ऐसा वाला हिसाब हो जाता है कि लिखा है ना भैया नाम गाड़ी के आगे, कि विधायक की गाड़ी है, किसकी गाड़ी है, फिर कैसे रोक रहे हैं आप, तो वैसा वाला हिसाब हो जाता है, ठीक है, कॉमा लगा के वी गेट। चलिए क्या होगा भैया, एस एन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है तो आप लिखोगे एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए यानी 72 अपॉन 1 माइनस हाफ, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाय हाफ इंटू 2 करना पड़ेगा आपको 72 में, क्योंकि नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होता है, तो आप लिखोगे 144 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। तो देखो ये जैसे डिक्रीजिंग पैटर्न में चल रहा है ना, जब आप ऐसा एक्सटेंड आएगा 18 का हो जाएगा आधा, तो हो जाएगा 9, 9 का आधा 4.5, 4.5 का आधा, तो जब आप जोड़ते जाओगे ऐसे वैल्यूज को आंसर इसके आसपास आएगा 144 सेंटीमीटर। आपको पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देखो जितना आप ज्यादा ट्राइंगल्स ऐड करते जाओगे वैल्यू जो ऐड हो रही है आपके पेरीमीटर्स में वो उतनी छोटी होती जाएगी, तो सम में इतना कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा, उसका मेजर चंक तो यहीं कवर हो जाता है 2-3 में ही, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 90 यही हो गया, 90 और 9 3 126 तो यही हो गया, बचा हुआ कहाँ से आ रहा है, वो छोटे छोटे ट्राइंगल जो बढ़ते जा रहे हैं होते जा रहे हैं, उन सबका काम यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 19 भी अपन ने यहाँ पे बढ़िया से समाप्त कर दिया। सवाल नंबर 20 देखते क्या बोल रहा है, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ फ्लोर अ सर्टेन बॉल रिबाउंड्स 4/5 of the height from which it has fallen. If the ball dropped from the height of 240 centimeter, find the total distance traveled by the ball before coming to rest. अब देखो यहां पे सबसे पहले वाले में क्या होगा सर, सबसे पहले वाले में ये हो जाएगा A1 में आप कहोगे कि आपका है 240 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से आपने ड्रॉप की है, ठीक है। अब बॉल आ गई थी नीचे, ठीक है, वापस जाएगी ऊपर, कितना जाएगी, तो सर 240 इंटू 4/5 इतना ऊपर जाएगी, और ऑब्वियस ही बात है इतना ही नीचे आएगी, है ना, क्योंकि भैया ग्रेविटेशन नाम की चीज काम करेगी इसके ऊपर, तो जितना ऊपर गई है उतना ही नीचे आएगी, उससे कम नहीं आ सकती, क्या है तो बीच में आके थोड़ी रुक जाएगी, है कि नहीं। अब थर्ड टाइम में क्या होगा, देखो A3 में आपका ये हो जाएगा
कि ये अब जितना बचा था, कितना 240 इंटू 4/5 इंटू 2 करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी उसका 4/5, अर्थात मैं अगर लिखूं यहां पे मैथमेटिकली तो इतना तो पिछले राउंड में गई थी, अब फिजिक्स के हिसाब से ये कह रहे हैं कि भैया 4/5 इसका भी कम आएगी, है ना। मतलब ये वापस जब उठेगी, ये थर्ड राउंड में भी वापस बॉल उठ रही है, ध्यान रखना, उठने की या बैठने की बात हो रही है, ठीक है। थर्ड राउंड में बॉल उठेगी कितनी, जितना सेकंड वाले में हुआ था उसका 4/5 हो रहा है रिबाउंड। तो इतना सेकंड वाले में हुआ था, इतना 4/5 होगा उसका, इतना ऊपर जाएगी और इतना ही नीचे आएगी। अगर आप यहां पे इसको देखें, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहला सेंटेंस कि भैया मोरे या भाई साहब, आप देखिए एक बात समझिए कि यहां पे हेयर द रीबाउंड पैटर्न या रीबाउंड डिस्टेंस, ठीक है, ट्रैवल्ड बाय बॉल इन एवरी राउंड क्या होगा, फॉर्म एन जीपी, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। अब हमें लिखना है इसका टोटल डिस्टेंस, तो हम देखो यहां पे क्या बोलेंगे कि अब यहां पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस, जिसको मैं टीडी बोल रहा हूं शॉर्ट में, वो कितना होगा सर, पहले वाले का 250 करेक्ट, प्लस अगर मैं सिस्टमैटिक पैटर्न में चलूं तो 2 इंटू 240 इंटू 4/5, ठीक है। और आगे चलूं तो ये होगा 2 इंटू 240 इंटू कितना 4/5 की पावर 2, 2 बार होगा ना भैया, है ना, एक पिछले वाले का एक इस वाले का, तो ब्रैकेट के अंदर डाल के हमने पावर 2 डाल दिया, ठीक है। और आगे बढ़े यदि हम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 240 इंटू 4/5 की पावर 3। अब सवाल ये आता है कि भैया इसमें जीपी शुरू कहाँ से हो रही है, पहला टर्म क्या होगा। तो देखो 4/5 पहली बार यहाँ आ रहा है, ठीक है, इसके पास 2 नहीं है तो ये तो अलग ही चल रहा है मामला, इसको तो अलग ही छोड़ दो। यहाँ से आप अगर काउंट कर रहे हो तो ये देखो, अगर आप यहाँ से इसमें से ये 240 एज इट इज, प्लस यहाँ मैं 2 इंटू 240 इंटू 4/5 इस वैल्यू को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा एक छोटा सा आलस के मारे 480 इंटू 2 कर दिया इंटू 4/5, अंदर क्या आया सर, यहाँ पे आया 1, क्योंकि आपने सब कुछ कॉमन ले लिया। यहाँ पे आपने एक 4/5 ले लिया, एक बचेगा तो आप बोलोगे 4/5, यहाँ पे आप बोलोगे 4/5 का स्क्वायर, 3 थे, आपने एक बाहर ले लिया, 2 अंदर रह जाएंगे, एंड ऐसे ही आगे चढ़ेगा अपना पूरा काफिला, ठीक है। इतना क्लियर है जी सर। अब इसको आप लिखोगे 240 प्लस, यहाँ पे अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहो या सॉल्व करना चाहो, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, 5 के टेबल से ये कितना हो जाएगा सर, 5 9 जा 45, ठीक है, 5 6 जा 30, इतना ही होगा जी सर। क्या बोला आपने सर, मैंने बोला 5 9 जा 45, 30 कितना बचा, 3 बचा, 30 5 6 30, तो ये हो गया 96 इंटू 4। अंदर आप अगर देखोगे तो ये मामला कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो कमिंग टू रेस्ट वाला फिनोमिना, ये एक्चुअली इट वुड गो टिल इंफिनिटी सॉर्ट ऑफ, ठीक है। उस केस में फॉर्मूला क्या होता है सर, उस केस में फॉर्मूला हमारा जो होता है वो होता है a/1 - r, राइट, यही होता है जी सर। क्योंकि इसके लास्ट में भैया अपन को पता नहीं, तो a/1 - r, r की वैल्यू कितनी आप देखोगे, r की वैल्यू है 4/5 यदि मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है ना, क्योंकि 4/5 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ जी सर, चलिए इसको सॉल्व अपन कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 240 प्लस 96 इंटू 4 करने से पहले ब्रैकेट को जरा सॉल्व कर लो, इजी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वुड बी 96 इंटू 4 इंटू, यहाँ पे आप करेंगे 1 अपॉन नीचे 1 माइनस 4/5 हो जाएगा 1/5, ठीक है। इसको भी अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जगह नहीं है तो अपन ऊपर लिख लेते हैं, तो 240, या एक काम करेंगे, पैटर्न की तो आपको समझ में आई गई है, तो पैटर्न की जरूरत नहीं है यहाँ लिखने की, तो हम यहाँ पे इस पैटर्न को हटा देते हैं, ठीक है। वो पैटर्न हमने लिखा भी इसलिए था कि आपको पूरा फिजिकल, जो हम कहते हैं ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगी, कहना क्या चाह रहा है टीचर। चलिए कैलकुलेशन को वहां कंटिन्यू करते हैं भैया।
तो अपना टोटल डिस्टेंस आ रहा है, अगर हम आगे कंटिन्यू करें, 240 प्लस 96 इंटू 4 इंटू 1/1/5। फ्रैक्शन में क्या होता है सर, नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा 5/1, जिसको आप कुल मिला के केवल 5 भी लिख सकते हो। तो आपका TD हो जाएगा 240, अब यहाँ पे देखो एक जीरो सही से नहीं दिखा आपको, अब दिखेगा 240 प्लस 96 इंटू 5 चौक कितना होता है 20। चलिए बस फाइनल थोड़ी सी स्टेप्स एक दो बाकी हैं और अपना आंसर आ जाएगा। 96 इंटू 2 6 12, 2 यहाँ 1 ऊपर, ये हो जाएगा 1920 यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। 96 इंटू 2, 100 इंटू 2 करोगे 200, लेकिन आप 4 कम कर रहे हो तो हाँ 1920 प्लस 240, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ऐड करोगे तो 19 और 2 21, 2160 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? कैसे आया आंसर, समझ में आ गया? कहाँ GP बनी, किस वे में बनी, यहाँ क्यों 2 आया, बहुत लोगों को यही समझ नहीं आता काफ़ी देर तक। तो देखो एक बात समझो कि पहले वाले राउंड में बॉल 240 नीचे आएगी, ठीक है, दूसरे राउंड में यहीं से ऊपर उठेगी, लेकिन एक्चुअल का 4/5 सॉरी, और फिर वापस आएगी। अब जितनी ऊपर गई है उतना ही नीचे आएगी ना भाई, तो ये जो इंटू 2 है ये ऊपर जाके नीचे आने की पूरी एक साइकिल को अपन ने लिया है, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल 20। हाँ जी सर, हमने की है स्क्रीन की सफाई। सवाल नंबर 20 हमारा इजीली समाप्त। सवाल नंबर 21 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट डिक्सिलर, क्या बोलते हैं इसको, डिसलेरेट्स, एक्सेलरेट का उल्टा जो होता है, अपनी अंग्रेजी तुमको पता ही है यार, क्या बोलो मैं तुमसे, सच दैट इट ट्रैवल 60 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड, ठीक है। तो A1 में आया 60, A2 में क्या हो गया, A2 में कह रहा है 20 मीटर, मतलब ये हो गया 20, A3 मतलब कितना सर, A3 हो जाएगा अगर आप देखोगे 6/2/3, जिसको लोग क्या लिखेंगे 6/2/3 को कुछ लोग ऐसा भी लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन की जगह, किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 20/3, ठीक है। इसको कुछ लोग ऐसा लिखेंगे, ये बेसिकली है 60 इंटू 1/3, है ना, और ये है 20 इंटू 20/3। तो ये अपन का क्या फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कहोगे ये क्या फॉर्म कर रहे हैं भैया, सर ये तो एक GP फॉर्म कर रहे हैं। सर देखिए बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिटरमाइन द टोटल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हाट या बाय हुम इन व्हाट केस, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। द ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग ये जो अपना प्रोसेस हो रहा है, जिसको मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बताओ कितना मुश्किल होता है, इसीलिए अपन ने कॉमर्स की लाइन चुनी ना। ऐसे अंग्रेज ना, ऐसे अजीब से वर्ड आते हैं क्या, डिसलरेट्स, हाँ ड्यूरिंग डिसलरेशन, एक्सेलरेशन का उल्टा, फॉर्म अ GP। अब भैया अगर GP बनेगी, ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए सर GP में, एक होना चाहिए A1 यानी पहली टर्म, या A विच इज 60, आई थिंक R की वैल्यू आ रही है 1/3, N ऐसा कितनी बार हो रहा है ये हमें अभी कुछ पता नहीं है, हाँ ये पता है थिंग इज कमिंग टूवर्ड्स 0, L, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट मतलब चीज क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। क्या यूज करेंगे सर, हम बोलेंगे यूजिंग SN, या फिर हम ऐसा करेंगे ना, एक काम करो पहले हम बता दो दें कि हम SN यूज क्यों कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जो भी आप लिखें, वी वुड यूज व्हाट, SN फॉर्मूला। ये हमने बता दिया आपको भैया। कल को अगर मैं म्यूट पे भी हूं, मतलब अगर तुमने मेरा वीडियो म्यूट करके रखा है, फिर भी अगर तुम लिखना चाहो तो इसके सहारे से लिख सकते हो या बोल सकते हो, या इसका स्क्रीनशॉट अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो कि देखो सर ने ये लिखा था। इससे क्या होता है ना भैया, अगर किसी ने कल को वीडियो चला के भी नहीं रखा है, मतलब म्यूट पे है, तो भी वो समझ जाएगा कहना क्या चाह रहा है टीचर। तो हम यहाँ पे कहेंगे यूजिंग SN इक्वल टू कितना, LR माइनस A/R-1। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे पास L की वैल्यू है, भले ही 0 है पर है तो सही, इसमें रख के आंसर निकाल सकता हूं मैं, है ना, क्या दिक्कत है भाई। वी गेट, क्या मिलेगा हमें आंसर, जरा फटाफट पता लगाओ। तो सर देखिए वैल्यू आपने रखी है, तो आप बोलेंगे SN इक्वल टू L की जगह 0, R की जगह आपने कहा 1/3, A की जगह है -60 अपॉन R-1 यानी 1/3 - 1
इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0 इंटू 1/3, तो यहाँ पे सिर्फ 0 माइनस 60, तो माइनस 60 लिख दोगे। नीचे 1/3 माइनस 1 करोगे, एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/3, राइट, ऐसा ही कुछ होगा। हाँ जी सर, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस 60 अपॉन माइनस ऑफ 2/3। बहुत लोग यहाँ पता है डर रहे होंगे कि सर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, कहाँ आएगा, वो जो ऊपर वाला नेगेटिव आ रहा है वो नीचे वाला नेगेटिव उसका ध्यान रख लेगा, कैंसिल हो जाएंगे भैया। तो आप एसएन में ये वाले फॉर्मूले की जगह अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स वाला फॉर्मूला भी यूज करना चाहते हो तो भी बात बराबर ही आएगी। तो ये भैया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 60 इंटू 3/2, कैंसिल किया आपने, ये हो जाएगा 30, तो आपके हिसाब से आंसर आना चाहिए 90 मीटर। इज दिस क्लियर? जी सर। अगर आप इसकी जगह पे कहते हैं कि एल स्टैंडिंग टूवर्ड्स 0 और आपको एस इंफिनिटी का फॉर्मूला यूज करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लगभग एक ही चीज है। मैंने L इक्वल टू 0 क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने बोला रेस्ट पे आ रहा है, रेस्ट पे आने का मतलब है कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है, तो L की वैल्यू 0 आना स्वाभाविक है, ठीक है। अब क्योंकि कुछ फिजिक्स के ज्ञाता यहाँ बोलेंगे कि सर ऐसा होता है कि बिल्कुल रेस्ट पे आ जाए, थोड़ा थोड़ा मूव तो करती है, वो तो हमें दिखता नहीं है मूवमेंट, ये बात भी कहीं ना कहीं ठीक है भाई, सोचोगे अगर तो। चलो 90 सेंटीमीटर 90 मीटर आया अपना 21st क्वेश्चन का आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन। कह रहा है कि द गवर्नमेंट थ्रू अ सब्सिडी प्रोग्राम infuses 10 lakh crore to boost the sagging economy. Oh my God. If we assume each state or territory, union territory spends 80% of what received on infrastructure, health and industry, and in return each institution or agency spends 80% of what they received and so on, how much total increase in spending results from this government action? Oh, सबसे पहले कितना बड़ा मामला है, 10 लाख करोड़ का, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका 80% हो रहा है, तो अब इसका 80% हो रहा है मतलब क्या करोगे आप, सीधे सीधे इसको 80% से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो पहली बार हुआ। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये इन्होंने स्टेट को दिया, स्टेट अकेले खुद तो कुछ कर नहीं पाएगी, स्टेट अपनी एजेंसी को देगी, तो वो एजेंसी उसका 80% यूज करेगी। आपको कुल मिला के बताना है कि भैया कितना टोटल इंक्रीज हुआ है स्पेंडिंग में इस पूरे पैटर्न के तहत, ठीक है। चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो यूनियन गवर्नमेंट ने तो दे दिए, मामला किसके पास आ रहा है, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट या यूटी के पास, तो पहले उसकी बात करते हैं। देखो स्टेट गवर्नमेंट का हो जाएगा 10 लाख करोड़ का, तो 10 लाख 10 लाख करोड़ को मैं ऐसे लिख रहा हूं इनटू इसका 80%, तो ये हो गया 80/100 है ना, 80% ऐसे निकालते हैं अपन सिंपल गणित। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप बोलोगे 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 8 इंटू 1 हो जाएगा, तो 8 लाख करोड़ ये स्टेट के पास आया। अब इंस्टीट्यूट 1 जो पहले लेवल पे है वो इसका 8% करेगा, तो 8 लाख करोड़ इंटू, अब मैं 80% को सीधे सीधे 0.8 लिख दूं क्या, कोई समस्या है क्या, नहीं सर, ठीक है। इसके बाद का जो इंस्टीट्यूशन है सेकेंड लेवल का या सेकेंड टीयर का, वो इस 8 लाख करोड़ के 80% का भी 80% खर्चा करेगा, यही होगा जी सर। ये देखो इतना इसको पहले वाले से मिला, इसने उसका 80% किया, तो 80% अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा सर, 0 से 0 कैंसिल, 8 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा 0.8, तो वही हम वहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो टोटल स्पेंडिंग कितनी होगी, टोटल स्पेंडिंग अगर हम ऐसे जोड़ें तो वो होगी सबसे पहले वाले के 8, फिर उसके 7 सेकेंड लेवल के 8 इंटू 0.8, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे जीपी बनानी है, मुझे मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं बताना, समझ रहे हो हमारा काम क्या है यहाँ पे, हमारा काम एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट जीपी बना के देना है और फिर सॉल्यूशन बताना है, क्योंकि उनको भी पता है कि ऐसे तो कोई भी कर ले, मेन तो ये काम है ना भैया, है कि नहीं। चलो फिर यहाँ पे आपका हो गया, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, तो 8 इंटू 0.8 का होल क्यूब एंड प्लस करते जाओ तो सो ऑन। ये क्या बना रहे भैया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक लाइन के सेंटेंस में, अगर कहीं पे टीचर बोले कि भैया लिखना ही है तो आप लिखोगे क्लियरली दे फॉर्म अ जीपी, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। चलिए अब इसका यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, तो टीएस आप निकालोगे कैसे,
ts इज इक्वल्स टू s इंफिनिटी, राइट? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है जितना हमने पढ़ा है एस इंफिनिटी क्यों, क्योंकि आगे चलते जाएगा, कहीं पर रुकेगा नहीं। हमें बोला नहीं कितने लेवल तक इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, तो एस इंफिनिटी के लिए जहां पे आप बोलोगे कि यहाँ पे लिख दोगे ए की वैल्यू है 8, ठीक है, आर की वैल्यू है 0.8। आप देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.8 ही तो हो रहा है, यहाँ एक बार यहाँ दो बार, ठीक है। इसके बाद आप क्या बोलोगे, एन आपको पता नहीं है, लेकिन क्योंकि आर की वैल्यू लेस देन 1, आप बोलोगे यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग एस इंफिनिटी इक्वल्स टू ए इंटू ए अपॉन 1 माइनस आर, राइट? यस सर, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। वी गेट, बस आपको वैल्यू रखनी और आपका आंसर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा एस इंफिनिटी, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा सिलसिला, सब पैसे आगे बढ़ाते जाएंगे, लोग खर्चा करते जाएंगे। ऊपर आ जाएगा ए की जगह 8, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 0.8। व्हाट इज 1 माइनस 0.8 सर? 1 माइनस 0.8 वुड बी 0.2। तो ऊपर है 8 और नीचे है 0.2। अब आप 0.2 को अगर डेसिमल से फिर से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आप बेसिकली क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप 8 इंटू 10 अपॉन 2, राइट? ये क्या हुआ, डेसिमल में इंटू 10 किया तो वो 2 हो गया, और ऊपर 10 आया क्योंकि बैलेंस करना था। तो ये बेसिकली हो गया हमारा 80 डिवाइड बाई 2। तो आप लिखोगे एस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 2, दैट इज 40 करोड़, 40 लाख करोड़ ना। एलसी लिख देना भैया आगे, ध्यान रखना, क्योंकि लाख करोड़ में पूरा मामला चल रहा है। अगर वो नहीं लिखोगे तो टीचर बोलेगा क्या भैया कितना अमाउंट ले आए तुम, 40 करोड़ बस, हमने तो 80 लाख करोड़ दी थी, 8 लाख करोड़ दिए थे, कहाँ गए भैया? तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है? चलो, क्लियर, इजी था? हाँ जी सर, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलिए, ये भी इसी टाइप का बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर दैट इज पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स सो ऑन 10 जनरेशंस। ओके, अब यहां पे देखो, हियर द नंबर ऑफ पेरेंट्स, अब वो जो भी है, या एंसेस्टर लिखो, पेरेंट्स में लिखो, क्योंकि पेरेंट्स तो सिर्फ आपके, मतलब अंग्रेजी के हिसाब से वो हो जाता है कि सिर्फ आपके वाले, तो जो ओरिजिनल है अपने, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं गिनते ना, वो अलग हो जाता है ना। इन ईच जनरेशन फॉर्म अ जीपी। सर कैसे? देखो, अगर वो भी समझना है तो हम बताते हैं आपको कैसे। तो ऐसे भैया, आपके कितने पेरेंट्स? सर 2। वेरी गुड, आपको नहीं गिनेंगे भैया जनरेशन में, आपने तो भी जन्म लिया है ना। उनके पहले 4, कैसे भैया? 2 नाना नानी एक साइड, दादा दादी एक साइड। उनके पहले 8, क्योंकि दादा के 2, दादी के 2, नाना के 2, नानी के 2। सर क्या डांस स्टेप कर रहे हो? मजाक नहीं। 2 4 6 8 है कि नहीं? यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एपी जीपी बन रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आप बोलोगे इसके आगे, हियर द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स इन ईच जनरेशन फॉर्म अ जीपी विथ व्हाट? विथ ए इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 2, ठीक है? और ऐसे कितनी बोली आपको जनरेशन? आपको बोली है 10 जनरेशन, n इक्वल टू 10, ठीक है? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सर यूजिंग, अब बहुत देर बाद एक्चुअल वाला फॉर्मूला यूज हुआ, दैट इज a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। वी गेट, क्या प्राप्त होगा भैया? इसमें किस जड़ी बूटी का राज मिल जाएगा हमें? तो भैया सर इसमें मिलेगा S10 इक्वल टू a की जगह 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 10, यानी 1024। आप सबको याद होना चाहिए। माइनस 1 नीचे 2 माइनस 1 तो वो नहीं लिख रहे, तो ये जाएगा 2 इंटू 1023। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 का 6, 2 का 4, 0 का 0, तो 2046। इतने आपके 10 जनरेशन के टोटल हो जाएंगे एंसेस्टर्स। भैया मजाक मत समझना, तुम समझते हो तुम अभी अभी आए हो ना, इतने एंसेस्टर्स तो तुम्हारे तुमसे पहले आ चुके हैं। तो खाली अभी माता पिता और एंसेस्टर्स की बात हो रही है, इनके भाई बहन चाचा चाची सब जोड़ेंगे तो कितना बड़ा कुटुंब हो जाएगा, सोच रहे हो? क्लियर है मामला? जी सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं? सर विशेष रूप से तो कोई नहीं। चलिए मामला समाप्त। 24th क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। He asked each of them to copy the letter and mail to 4 different persons.
अर्थात पहली बार जब लेटर लिखा गया कितने बने भैया, तो 4। दूसरी बार में कितने हो जाएंगे, सर कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को 4 अलग लोगों को भेजना है, तो ये 4 व्यक्ति 4 अलग लोगों को भेजेंगे तो 16, ठीक है। और बोला कि इसी चेन को आगे बढ़ाओ, मतलब अर्थात जो तीसरी चेन बनेगी उसमें ये 16 व्यक्ति कोई 4 अलग लोगों को ये चिट्ठी भेजेंगे, तो 16 चौक कितना हो जाएगा, 32 ना सर, 16 चौक 64, 6 4 24, 4 यहाँ 2 ऊपर है ना। एंड इस तरीके से एक जीपी बन रही है। अज्यूम दैट चेन इज नॉट ब्रोकन एंड दैट इट कॉस्ट ₹50 पैसा टू मेल 1 लेटर, फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन पोस्टेज व्हेन 8th सेट, केवल जब 8वां सेट भेजा गया तब। आपको ये नहीं बोला है कि 8 सेट तक, केवल 8वां सेट तक बोला है, ठीक है, केवल 8वें सेट का बोला है। तो यहां पे देखो क्या करोगे, हम यहां पे लिखेंगे भैया क्लियरली द अमाउंट ऑफ या द नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, लेटर्स सेंट फ्रॉम अ जीपी, फ्रॉम अ व्हाट, फ्रॉम अ जीपी। चलिए, तो इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे भैया कि देखिए गुरुवर, यहां पे आप क्या बोलोगे कि हेयर a इज इक्वल टू 4, r की वैल्यू है 4, एंड आपको क्या बोला है, आपको यहां पे बोला है कि n है, मतलब कौन सा वाला सीरीज बोल रहा है, 8वां सेट, n इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। लेकिन हमसे वो ये नहीं बोल रहा है कि 8वें सेट तक, जब 8वां सेट बनेगा तब की कॉस्ट बनानी है। फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन द 8th सेट, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यूजिंग कौन सा होगा भैया, यूजिंग an इक्वल्स टू a इंटू कितना होगा, r की पावर n-1 ना, यही होना चाहिए ना। एक मिनट सर, 8वें सेट तक पूछ रहा है कि 8वें सेट का पूछ रहा है, ये थोड़ा क्लैरिफाई कर दो, क्योंकि लिखने में तो हमको संदेह हो ही रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में, बताओ। देखो, मेरे हिसाब से जो मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ पे, जो मैंने अभी थोड़ा सोचा भी, तो आई थिंक ये बोल रहा है आपको कि 8वें सेट तक सबका बोलना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे यूजिंग Sn इक्वल टू कितना, Sn इक्वल टू a Rn-1 अपॉन R-1, ठीक है, वी गेट, क्योंकि 8वां सेट भेजने तक भाई इन सब की भी तो कॉस्ट आई ही होगी ना, तो आपको कॉस्ट जोड़नी ही पड़ेगी। और कॉस्ट कितनी भैया, हर एक की 50 पैसे, ये ध्यान रखना, 50 रुपए नहीं, 50 पैसे। an क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि वो सिर्फ 8वें सेट का बताता, पर हमें अमाउंट स्पेंड पूछ रहा है ऑन द पोस्टेज व्हेन द 8th, मतलब सवाल का हिंदी का ट्रांसलेशन या नॉर्मल भाषा में ट्रांसलेशन ये है कि जब 8वां सेट भेजा गया, 8वां सेट जब भेजा जाएगा, तो इसलिए हमने n इक्वल टू 8 लिया है, तब तक कितना अमाउंट स्पेंड हो चुका होगा। चलिए यहां देखिए, आप लिखोगे S8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, यहां पे आ जाएगा 4, अंदर आएगा 4 की पावर कितना है भैया, 8 है ना, तो 4 की पावर 8 -1 अपॉन 4 -1, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 8, हम में से बहुत लोगों को याद नहीं होगी, जहां तक मुझे याद है वो होती है 65536, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हो जाएगा 65536 -1 अपॉन 3, ठीक है। अब आप करके देख लो, अगर आपको याद आ रही 4 पावर 8, तो देखो 4 पावर 1 होता है 4, ठीक है। ऐसे अगर आप कैलकुलेट करोगे 4 पावर 2 होगा 16, 4 पावर 3 हो जाएगा 64, 4 पावर 4 हो जाएगा 64 इंटू 4, 4 4 16, कितना होता है 6, 1 कैरी 256 इंटू 256 करना पड़ेगा, तब जाके आएगा ये नंबर, दैट इज 65536 -1। तो ये हो जाएगा देखो 4 इंटू 65535। अब देखो ये 3 से डिविजिबल है क्या, पहली बात तो, ठीक है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 10 15, 6 और 3 8, 15 और 8 3 से डिविजिबल होगा क्या ये, और 50 पैसे लग रहे हैं भैया, तो वो भी ध्यान रखना, ये तो लेटर्स की कॉस्ट आई है, अभी लेटर्स का अमाउंट आएगा इससे, फिर उसका हाफ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बात का आपको ध्यान रखना है। एक बात चाहिए तो चेक कर लो भैया कि 256 इंटू 256 कितना आता है, ठीक है, ताकि अपन को थोड़ा वो हो जाए, सेटिस्फैक्शन हो जाए। 6 6 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, 6 5 30, 33 3 यहाँ 3 ऊपर, ठीक है, 6 2 12, 13 14 15, 1 5 3 6। अब 256 इंटू 5 करना है, एक बार चेक कर लो, 6 5 33 3, 6 2 12 13 14 15, हाँ इंटू 5 करो तो 6 5 30, 0 यहाँ 3 ऊपर, 28 8 यहाँ 2 ऊपर,
5 2 10 11 12, ठीक है चलिए ये भी हमने कर लिया। अब इंटू 2 करना है बस, तो कि क्रॉस क्रॉस 6 2 12, 2 यहाँ 1 ऊपर, ठीक है, 2 5 10 1 11, 1 यहाँ 1 ऊपर, 2 2 4 1 5। क्या भाई मेरे को गणित में बहुत डर लगता है। 6 3 15, ये हो जाएगा 2 3 4 5, 5 और 1 6, हाँ बिल्कुल ठीक है। हश, बहुत बड़ा टेंशन सर से उतर गया भैया, इतना मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत तो आती है। चलो अब अपना कॉस्ट क्या हो जाएगा भैया, तो कॉस्ट आपकी हो जाएगी 50 पैसा है, तो आप लिखोगे 50/100, क्योंकि भाई ये पैसे का मामला है तो रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनटू 4 इनटू कितना है भैया ये 65535। क्या ये 3 से डिविजिबल है, जितना हो रहा है उतना कर दो, तो 3 2 6, ठीक है, कितना हो जाएगा सर 3 2 6, 3 1 3, 3 8 24, 1 बचा 13, 3 4 12, ठीक है, 13 माइनस 12 इज 1, तो 6, ये तो भैया हो रहा है डिवाइड। आप कह रहे थे सर नहीं हो रहा है, अबे मैंने कहा तो मेरा गणित कमजोर है। 15 और 9, हाँ हो जाएगा ना, 6 और 3 9। चलिए अब ये जो 50 और 100 है, इसको हमने 50 100 को लिखा क्योंकि 50 पैसे थे, रुपीस में कन्वर्ट करना था। 2 से ये 4 गए, यहाँ 2 बचा, अब बस इसमें आपको 2 मल्टीप्लाई करना और आपका आंसर आ गया। बताओ कितना आएगा सर, 5 2 10, 0 यहाँ 1 ऊपर, 4 2 8 1 9, 8 दूनी 16, एक कैरी, 2 1 2 3, 2 2 4, तो 43,960 रुपए लगे होंगे 8वें सेट को भेजने तक। क्लियर है जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। आप देख रहे हो, कहने को तो 50 पैसा प्रति लेटर है, तो एक व्यक्ति को 2 ही रुपए खर्च करने, पर जब ये सेट बढ़ता जाएगा तो किस लेवल तक पहुंच जाएगा कि आपको इतने पैसे लग जाएंगे। जब पहले व्यक्ति ने भेजोगे तो कितने लगेंगे, 2 रुपए, दूसरे वाले ने भेजोगे 50 पैसा प्रति लेटर, 16 लेटर है 8 रुपए, दूसरे सेट में, तीसरे सेट में 32 रुपए, जोड़ जाड़ के अब देख रहे हो। चलिए तो इसी के साथ हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। प्रोबेबली यहाँ पे हमारा आज का सेशन भी होना चाहिए समाप्त। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सेशन एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कि भैया अगर आप हमारे सेशंस अच्छे से देखना चाहते हैं तो उन्हें यूट्यूब के अलावा वेबसाइट और ऐप से भी देखिए। इसका फायदा क्या होता है पता है, यहाँ पे देखो सारा कंटेंट ऐसे हमने क्लासिफाई करके रखा है, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, वो सीधे अपने जहां उनको पहुंचना है वहीं पहुंचते हैं। ठीक है, हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यूट्यूब पे, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें, जो भी हमारे नए लेक्चर्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए भैया, क्या है कि वहाँ पे आपको देते हैं हम सीबीएसई की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी बोर्ड इशू करता है, और कुछ फन लर्न ट्रिक्स, जिससे कि आपको मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप पूरी शिद्दत, लगन, मेहनत से जुट जाइए और अपने परीक्षा में बढ़िया अंक प्राप्त कीजिए। इन विद्यार्थियों जैसे आपकी भी तस्वीर हमारे वेबसाइट पे फीचर हो सकती है। अपने माँ बाप का ध्यान रखें, दोस्तों को सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, खुद भी पढ़ें, उनको भी पढ़ाएं और बढ़िया से नंबर लेकर आएं। अपना ध्यान रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।